अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले हम महंगाई की बात कर लेते हैं। एनर्जी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। निगरान हुकूमत ने जाने से कबल ही गुर्बत और भूख की मारी अवाम पर महंगाई के बम मारने शुरू कर दिए। निगरान हुकूमत ने LPG और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि बिजली भी महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया गया। ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने LPG गैस के घरेलू सिलेंडर में 13 रुपये 76 पैसे का इजाफा कर दिया है। इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3040 रुपये हो गई है। महंगाई में निगरान हुकूमत जहां रुकी नहीं, बिजली की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली भी महंगी करने की तैयारी कर ली गई है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिसंबर की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरखास्त पर फैसला लिया है। एनर्जी की कीमतों में इजाफा हमेशा महंगाई की सूरत में ही सामने आता है। महंगाई के मारे अवाम का इस पर क्या कहना है, आइए वो देख लेते हैं। 2 रुपए कम कर दी और जब बढ़ानी होती है 10 रुपए 20 रुपए बढ़ा दी। मजदूर तबके के लिए बहुत मुश्किल है, कारोबार आपके सामने है ही नहीं बिल्कुल। अभी से ये हाल है, हुकूमत बनने के बाद क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये 350 तक ले जाएंगे जो इन्होंने बात की। 7,000 तो किराया है घर का, फिर ऊपर से ये पेट्रोल का सदमा, और आउटडोर का काम है, हमारा राइडर है हम कंपनी के, पूरा ही नहीं पड़ता हमें। 1000 रुपये में जहाँ पूरी टंकी जो है आधी फुल हो जाती थी, वो इतना सा घंटा भी ऊपर नहीं जाता भाई। जुल्म है बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी हालत है भाई। क़यामत का समय ही है, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बहुत प्रॉब्लम है। गरीब आदमी तो मर गया। जब कीमतें बढ़ती हैं तो ये काफ़ी इजाफे में बढ़ती हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो ये सिर्फ रुपये 2 रुपये में कम होती हैं। पेट्रोल बढ़ने की वजह से हर चीज़ बढ़ जाती है, खाने पीने वाली चीज़ें, महंगाई ऊपर चली गई। गरीब आदमी को पिस के रह गया। यकीन करें कि पहले वो PTI का दौर था, उसमें भी ये मसला बना। फिर 16 माह जो इन्होंने किया है नून लीग वालों ने और सार पीपल पार्टी वालों ने, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। और गैस दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा, जो कि आवाम के लिए एक सर्द दर्द और परेशानी का बाइस है। पहले ही आवाम और हमारा गरीब तबका पिसा हुआ है। आम आदमी जो है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, खाने पीने की अशिया बढ़ गई। अब लोग जो हैं वो बिजली का बिल पे करेंगे या वो अपने बच्चों का पेट पालेंगे। महंगाई आगे इतनी है, अब मज़ीद वो हुकूमत रेट बढ़ाई जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ रिलीफ दें इन चीज़ों में। जहाँ हमारा बिल 4000 आता था, अब साल बाद 16,000 का 20,000 का बिल आ रहा है। तो उसमें मसाइल, सोई गैस का बिल देखें आप, उसका बिल था 250 से ज़्यादा कभी नहीं आया था। LGB की वजह से ना जो घर का 50% रेट बढ़ाए है, ये कोई जायज़ है? कभी आज तक आपने ज़िंदगी में 60 साल में या 70 साल में कभी सुना था भाई 50% रेट 1 मंथ में या 2 मंथ में बढ़ जाए? गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से LPG कीमत तो हमारे लिए मसाइल बन गई है। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि LPG कीमतों में कमी की जाए और गैस के बिल जो है उनके भी कम किया जाए, ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। तो अवाम की राय आपने सुनी। उनका कहना है कि निगरान हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी है और इसको मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि निगरान हुकूमत जब आई थी तो हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, उसके बाद डॉलर की कदर में भी जो है वो कमी वाक़ई हुई, रुपए की कदर में बेहतरी हुई। लेकिन अब निगरान हुकूमत जा रही है और जाते जाते अवाम को मुश्किलात में डाल रही है। और उनका एक ही मुतालबा है कि जो आगे आने वाली इलेक्टेड हुकूमत होगी वो अवाम के लिए क्या करेगी। बेसिकली एक ही क्वेश्चन में 4 उसके पहलू हैं। पहले तो जरा क्विकली मैं निगरान हुकूमत पे कमेंट कर दूं, बड़ा जरूरी है इन पे कमेंट करना। ये जब आए थे तो उस वक्त के हालात की जरूरत ये थी कि जरा आवाम को ना, दीज आर कॉल्ड स्लीपिंग पिल्स, ये डॉक्टर्स देते हैं ना जब किसी को एक नई नींद आ रही होती है या बहुत बेचैनी हो रही होती है तो उसको एक नींद की गोली दे देते हैं। तो वो इस कौम को ना एक नींद, आज मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे जैसे जो टेक्निकल लोग हैं, जो हर मामले में चीजों की पेचीदगी को समझते हैं, वो भी एक स्टेज ऐसी आती है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो हाथ खड़े कर देते हैं ना, कि क्योंकि इसका लॉजिक कोई नजर नहीं आता। 2 रीजन मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, 2 बातें पुरानी। एक जी, डॉलर के अगेंस्ट हमारी डेप्रिसिएशन हो गई है, ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली इंक्रीज हो गई हैं, ओपेक प्लस वालों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। यानी ये 3 बातें लगी बंदी। आप पिछली 50 रिपोर्ट्स उठा के देखें, उनमें ये तीनों पॉइंट्स होंगे ना। अब 2 सवाल हैं इसके अंदर जो टेक्निकल है और फिर नॉन टेक्निकल, बात जल्दी से कर लेते हैं। टेक्निकल ये है कि जो आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिस दिन खरीदी होती है ना, अवाम को उस दिन के रेट पे सेल करनी होती हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये सोने का हमारे सराफा बाजार का रेट खुला है जी आज सुबह का, तो आज सुबह
सोना इतने का हो जाएगा और शाम को इतने का हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। प्रोडक्ट आपके पास आती है, उसकी एलसी बनती है, उसको आप जो है ना वो यहाँ शिफ्ट करते हैं, रिफाइनरी में आती है, रिफाइन होती है। आप देखें कम से कम, वो आपने भी शुरू में कहा ना लोगों के, वो हमारे सादा लोग, वो मैं तो पिछले इतने जमानों से यही उन बेचारों के, वही उनके पास तो एक जनरल सी बातें होती हैं, वो वही बेचारे अपना रोना धोना धो के चुप हो जाते हैं। लेकिन जो बात है जो समझने वाली वो ये है कि ये इस तरह का बेवकूफ बनाना लोगों को और इस तरह की हिमाकतें करना, वो जब आए थे एक उन्होंने गोली दे दी थी कि भाई आया ताकि ये अवाम जरा खामोश हो जाए और ये बैठ के अपने जो जो इनका ऑब्जेक्टिव्स थे। बहती गंगा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये मुल्क मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसी बहती गंगा है कि जिसके अंदर आते जाते जिसको जो मौका मिलता है ना, इन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, काम हमारा। इनको पहले लोगों ने ये यकीन दिलाया हुआ था कि यार शायद 8 मई ये जो है ना इलेक्शन होने कोई नहीं, तो ये बड़े रिलैक्स बैठे हुए थे। ये तो चले वक्ती रिलीफ था जो कि आ गया, लेकिन अभी मुंतखब हुकूमत अगर आएगी, जिस तरह से बहुत से वादे किए जा रहे हैं, ऑब्वियसली सियासी बातें हैं, सियासी वादे हैं जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा आवाम को रिलीफ फराहम करना, क्योंकि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है कि शायद आने वाली गवर्नमेंट भी इस मुश्किल से निजात नहीं हासिल कर सकेगी। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल जो चीज इस वक्त डिस्कस होने वाली है ना, आपने वो सवाल पूछा है। सवाल ये है, दो बातें इसके अंदर हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि क्या किसी मंशूर के अंदर इस सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने का, इसको चैनलाइज करने का कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है? नंबर 1। हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन देखना यह है कि अब अवाम को रिलीफ किस तरह से मिल सकता है। क्या अवाम जिस पर इंतज़ार कर रहे हैं या जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी भी होंगी या नहीं। लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, तो डेफिनेटली हर चीज़ की कीमत में, अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। दिन भर में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। मौसम की बात करते हैं कि लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को गरज चमक के साथ बारिश हुई। फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे हैं, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खुसूसन अगर हम मरी की बात करें तो वहाँ पर भी बर्फबारी हुई और सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद रही। क्या सूरत हाल है मौसम के हवाले से और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? ज़हीर अब्बास शराजी साहब, डिप्टी कमिश्नर मरी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, मौसम डेफिनेटली जब वहाँ पर बर्फबारी होती है मरी में तो सयाह भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। मौजूदा सूरत हाल वहाँ पर है क्या और इकदाम क्या उठाए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? जी थैंक यू वेरी मच जी। चूँकि एक स्पेल चल रहा है जी स्नोफॉल का गुज़श्ता 3 दिनों से, और कल का जो स्पेल था वो एक खासा इंटेंस किस्म का था। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकी अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके यहाँ पे अपने जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट के लिए कुछ 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं मरी के मुख्तलिफ इलाकों में हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जो वेदर फोरकास्ट के साथ ही उसको हम एक्टिव कर देते हैं और वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ मौजूद होता है, और जिसका मकसद जो है लोगों को रेस्क्यू करना है। इन केस वहाँ पे कोई उनको प्रॉब्लम हो, गाड़ी ख़राब हो या अदरवाइज कोई इशू हो, तो उनको प्रॉपर जगह पे वहाँ से शिफ्ट किया जा सके। इसके साथ साथ हमारा कंट्रोल रूम भी मौजूद है जो राउंड द क्लॉक चलता है, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पाक आर्मी के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो अभी जो कल का स्पेल था वो चूँकि इंटेंस था खासा, लेकिन हमारा जो हाईवे डिपार्टमेंट है उसने विद इन द सिटी जो उसकी कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको क्लियर रखा, और जबकि जो हमारा एक्सप्रेस वे था वहाँ पे एक हमारा इशू बना था जो हमारा NHA के मेंटेनेंस अच्छा, में। ज़हीर अब्बास शराजी साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता सालों में मरी में बहुत से अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। स्नोफॉल होती है तो बहुत बड़ी तादाद में आवाम मरी का रुख करती हैं। तो इस दफ़ा क्या इकदाम किए गए हैं कि उस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पेश ना आ सके? जी एक तो इसमें हमारी ये लिमिटेशन ज़ाहिर है, हर जगह का एक जो स्पेस है उससे ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो उस हवाले से हमारा जो एक मैकेनिज्म है वो हमने जो इवॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमारा जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ जो है मरी के अंदर आ रही हैं और कितनी गाड़ियाँ यहाँ से बाहर जा रही हैं। तो एक सर्टेन लिमिट है, उससे आगे अगर जो वो गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी तो उसको हम अदरवाइज जो है वो डाइवर्ट करते हैं, ताकि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे मरी में मौजूद हैं वो सेफ रहें और उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो।
क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो फिर आगे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट। ज़हीर अब्बास साहब, हमने देखा है कि जब भी टूरिज़्म का सिलसिला शुरू होता है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, उसके साथ ही कुछ माफियाज भी एक्टिव हो जाते हैं। लोगों को बहुत सी शिकायत का भी यहाँ पर सामना करना पड़ता है। अभी गुज़श्ता रोज़ से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें जो माफिया है खुसूसन पार्किंग के हवाले से उनकी शिकायत की जा रही है। तो इस बारे में क्या आप कर रहे हैं वहाँ पर? जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो यहाँ पे ओवर चार्जिंग है, जो नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट यहाँ पे चार्ज होता है। जो लोग यहाँ पे विजिटर्स जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ खरीदते हैं या सम वेयर चेन जो लगाते हैं गाड़ियों को, उसके हवाले से और पार्किंग के हवाले से। तो इस पे हमने जो है अपने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को एक्टिव किया हुआ है। हमने कुछ 5 FIRs करवाई हैं और कोई 1 लाख के करीब फाइन भी किया, और जो यहाँ के ट्रेडर यूनियन है उनको हमने इस पे ऑन बोर्ड किया है कि इससे जो है अवॉइड किया जाए, अदरवाइज इससे भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारी जो कीमत ऐप है वो मौजूद है, जो भी टूरिस्ट हैं वो उस पर डेफिनेटली कंप्लेंट कर सकते हैं, या अदरवाइज हमारी जो टीमें हैं स्पेशली माल रोड और सराउंडिंग्स में जो होती हैं वो इसको देखती रहती हैं। ठीक। अच्छा, वीकेंड्स पे डेफिनेटली रश ज़्यादा होता है और अब की बार भी स्नोफॉल शुरू हुआ है, तो वीकेंड पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में सयाह आएंगे। तो इस सिलसिले में आगाही फराहम करने के लिए कौन कौन से इदारे ऑन बोर्ड हैं और किस तरह से जो है वो लोगों को कम्युनिकेट किया जा रहा है? जी, इसमें एक तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेवल पे PDM में जो है वो गाहे बगाए एडवाइजरी इशू करती है, जो हमारे नेशनल चैनल्स पे भी चलता रहता है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मरी का पेज है, जो वेदर फोरकास्ट और एडवाइजरीज को हम जो है उस पर कन्वे करते रहते हैं लोगों को। इसके साथ साथ अभी हमने एक रिसेंटली जो है पाक आर्मी के कोऑपरेशन से एक मरी वेब पेज के नाम से जो है वो पेज भी एक्टिव किया है, तो उस पर भी हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आगे रास्तों की क्या पोजीशन है। एक चीज जो आपके तवज्जो से गुजारिश करनी कि ठीक है ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मौसम का अहवाल जान लेते हैं। असलम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर महकमे मौसमियात हैं। असलम साहब वक्त देने के लिए। सर, हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, खुश्क सर्दी खत्म हो गई है और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कब तक ये बारिश का और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा? जी, जो बर्फबारी जो है, जो हमारे अपर एरिया या जो मरी वगैरह है, जिसमें कोई 4 तारीख तक ये सिलसिला जो जारी रहेगा। इसमें रेन भी काफ़ी अच्छी रेन है और बर्फबारी भी अच्छी होगी, क्योंकि एक सिलसिला जो 2 तारीख को बलूचिस्तान में दाखिल होगा, यानी कल से, वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, जो बलूचिस्तान में अच्छी रेन और बर्फबारी भी होगी। और यही सिलसिला जो है वो अपर एरियाज़ में जाएगा, तो इसमें अच्छी रेन और अच्छी बर्फबारी इसमें एक्सपेक्टेड है। असलम साहब, खुश्क सर्दी का स्पेल जो है वो खासा तवील था आपकी बार, और हमने देखा कि बारिशें बिल्कुल जनवरी के एंड पर आखिरी दिनों में आकर स्टार्ट हुई हैं। तो अब ये मज़ीद स्पेल जो है वो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जो सर्दी का दौरानिया है ये कब तक अब रहेगा? देखिए, अभी जैसे ये एक सिलसिला आ गया जो एंड पे हुआ, जनवरी के एंड पे, और इसके बाद जो फरवरी में कम से कम 2 से 3 सिस्टम और एक्सपेक्टेड हैं बारिश के, और उसमें बर्फबारी भी होगी। तो ये सिलसिला भी चलेगा, और सर्दी का मौसम जो है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में और KP और इसमें कश्मीर वगैरह में, वो तो मार्च के एंड तक चलेगा। लेकिन पंजाब की बात की जाए, या लाहौर की जाए, तो ये फरवरी के एंड तक ये सर्दी का मौसम चलने का इम्कान है। ठीक है। ज़हीर अब्बास साहब, ये फरमाएगा कि अभी डेफिनेटली स्नोफॉल होगी, जिस तरह से असलम साहब ने बात की, जो टूरिस्ट एक्टिविटी है उसमें भी इजाफा होगा। तो यहाँ पर मकामी सतह पर क्या लोगों को इंगेज किया जा रहा है? यहाँ पर जो ताजिर हैं या जो दीगर होटल मालिकान हैं, क्या उनको इंगेज किया जा रहा है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके यहाँ पर? जी बिल्कुल। एक तो हमने उनसे जो है वेल इन टाइम ये रिक्वेस्ट की है कि जो ओवर चार्जिंग है उसको बिल्कुल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस होटल का जो रेट जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने उसको तय किया है, उससे ज़्यादा जो ओवर चार्जिंग की शक्ल में उस होटल को हम पीनल एक्शन उसके ऊपर करेंगे। सेकेंडली, हमने इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है होटल एसोसिएशन ने हमें हर रोड पे जो है कुछ होटल कमरे जो हैं वो डेडिकेट किए हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे अगर टूरिस्ट कहीं पे स्टकअप होते हैं तो उनको वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने टूरिस्ट को कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश है हमारी सारे महकमा जात की कि उनको फैसिलिटेट करें, सिक्योर करें। उनसे भी यही गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ी को प्रॉपर देखभाल के जो है वो ट्रैवल करें, और जो अपना कुछ न कुछ हिफाजती जो सामान है, कुछ खाने पीने का, इन केस ऑफ अगर कहीं वो स्टकअप भी होते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम में हम लोग सारे मोबाइल होते हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए मौजूद हैं।
कोई स्पेशल हेल्पलाइन इस हवाले से ज़हीर अब्बास साहब मौजूद है जिस पर इन केस ऑफ इमरजेंसी कांटेक्ट किया जा सकता है? जी, हमारे जो पेजेस हैं और ये पीडीएमए के पेजेस हैं उसके ऊपर हमारे कंट्रोल रूम जो है उसके नंबर मौजूद हैं। मेरा अपना नंबर भी मौजूद है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता देता हूँ। 030409222048 जो मेरा पर्सनल और ऑफिशियल नंबर है, उसके ऊपर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी हमारे एडीसी और एसीज और सारे जो हमारे फील्ड फॉर्मेशन हैं उनके नंबर हमारे पेजेस पे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेजेस पर अवेलेबल है। ठीक, असलम साहब ये फरमाइएगा कि अगर पंजाब के मैदानी इलाकों की और वस्ती इलाकों की अगर मैं खुसूसी तौर पर बात करूँ, हमने देखा कि मौसम किसी हद तक जो है वो साफ़ हुआ, धूप निकली, उसके बाद सर्दी की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में मौसम कैसा मुतवक्के है? देखिए पंजाब में जैसे अभी तो जैसे जो स्पेल था तो लास्ट नाइट को हुआ है, और इसके बाद जो एक 3 और 4 तारीख को सिस्टम जैसे वो जिसकी मैंने बात की बलूचिस्तान से एंटर होगा, ये 3 और 4 तारीख को जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देगा। इसमें साउथ पंजाब में भी बारिश है, लेकिन उस साइड पे कोई हल्की बारिश हो सकती है। लाहौर में मॉडरेट होगी और इस्लामाबाद में भी और मरी में इसमें स्नोफॉल होगी, मरी में और गलियात में। तो ये सिलसिला भी चलेगा 4 तारीख तक। ठीक, और अगर हम सिंध की बात करें, वहाँ पर साहली इलाकों की बात करें, तो वहाँ के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए ये 2 और 3 तारीख को यानी कल और परसों 2 दिन वहाँ पे बारिश होगी, कराची समेत सिंध के अक्सर मकामात पे बारिश होगी और ये भी मॉडरेट सी बारिश होगी, और स्पेशली कराची और जो साहल के साथ साथ जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश दरमियानी बारिश एक्सपेक्टेड है वहाँ पे। ठीक, असलम साहब मार्च में जो है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शुरू हो रहा है, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम जो है वो बेहतर रहेगा, तो इस हवाले से क्या कुछ अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा मौसम होगा मार्च के महीने में? देखिए अभी जो महकमा मौसमियात की एक 3 माह की फोरकास्ट होती है, उसमें मार्च तक जो फोरकास्ट है इसमें कहा गया कि जो रेंज होगी वो नॉर्मल के करीब होंगी, यानी नियर टू नॉर्मल होंगी। तो इसमें कहा जा सकता है कि इसमें कोई बारिशें हैं और इसमें अच्छा मौसम रहने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। ज़हीर अब्बास शराजी साहब मरी मौजूद थे, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। इंतखाबी गहमा गहमी की बात करते हैं और रुख कर लेते हैं कराची का और बात करते हैं कौमी असम्बली की नशिस्त NA 244 की। NA 244 में रजिस्टर्ड वोटर्स के एतबार से कराची का सबसे छोटा हल्का है। 9,44,000 से जायद आबादी वाले इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 1,55,824 है। हल्का छोटा है लेकिन मसाइल छोटे नहीं हैं। आसिफ अली सैयद की खुसूसी रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NA 244 और यहाँ का सूबाई असम्बली का हल्का लगता है PS 116। यहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता इंतखाबात में कौन कामयाब हुए थे और उन्होंने यहाँ के मसाइल पर किस तरह तवज्जो दी और कितने मसाइल हल किए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम इलाके के मकीनों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके क्या क्या मसाइल हैं। काफ़ी अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे लोग आ जाते हैं चेहरे बदल बदल कर, यही पार्टी से यही लोग हैं तो चेहरे बदले जाते हैं, आके फिर वादे करते हैं। अच्छा, जो चीज़ हमसे छीनते हैं उसी का वादा करते हैं। पानी हमसे छीन की फिर पानी देने का वादा करते हैं, गैस छीन की गैस देने का वादा करते हैं, लाइट काट के फिर लाइट देने का वादा करते हैं। ये कुछ सिर्फ मंजन बेच रहे, चूरन बेच रहे। हम अब आवाम अब समझ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आवाम अब 21st सेंचुरी की, और इस वक्त जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह में शऊर आ चुका है, तो अब वो इनके इन बातों में नहीं आने वाली। ये गैस दे, पानी दे, अब इलेक्शन के टाइम पे ये फिर नज़र भी नहीं आते। आप 36H के इलाके के जितनी भी गलियां चेक कर सकते हैं सर, और देख सकते हैं कि गटर कहाँ से उबल रहे हैं, कहाँ से नहीं उबल रहे। लाइनें डैमेज हो चुकी हैं, कोई यानी कि सहूलत नहीं दी जा रही। यहाँ से जितने भी हम यानी कि पार्टी के बंदे आए वो दिलासा दे देते हैं, तसल्ली दे देते हैं कि आपको हम इंशाअल्लाह ये चीज़ें देंगे, मुआवजा करेंगे। सरकार ज़िम्मेदार बनो, गरीब आवाम की तो सोचे। गटर खुले होते हैं, बच्चे हमारे खेलते कूदते रहते हैं, बच्चे ऐसे गिर जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। बच्ची का हादसा हुआ, मेरी बच्ची का समझो कत्ल हुआ है, पता नहीं हमारे को सहूलतें कब मिलेगी, कोई पूछ रहा ही नहीं है हमारे को। भाई ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सामान यहाँ पे हमको कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पे गटर, जहाँ आप खड़े हुए हैं ना, आपके साथ गटर का ढक्कन खुला हुआ है। यहाँ पर गटर भरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, मतलब बीमारियाँ हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, लेकिन कोई किसी को कोई पुरसान हाल नहीं है। इधर कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई इधर देखभाल है। इधर ना पानी का मसला है, 4 साल हो गए पानी इधर नहीं आ रहा है। सारी इधर माफिया बैठी हुई है, गटर लेन देखो आपके सामने सब भरी हुई हैं, कोई नहीं पूछ रहा। डकैतियाँ इधर हो रही हैं, रोज़ डकैती हो रही है। आज भी अब हमारी गली में चोरी, 2 मोबाइल मेरे ले गए, कोई पूछने वाले नहीं। मोबाइलें आती हैं,
बस पकड़ती है आगे जाके छोड़ देती है। गरीब इधर पिस रहा है, गरीब को कोई देख नहीं रहा है। सिर्फ आते हैं हम ये झंडे उठा के, हम पीटी के, हम उसके अपना बाप निकलता है, भाग जाते हैं, कोई पूछ रहा ही नहीं है। जब से हम लोग आए हम देख रहे हैं कटर जो है ना उगल रहे, डब्बे भर के पंप से कारा पानी के उगर लेके जाते, जैसे मैं मैं यही कर रहा हूँ, 2 डब्बे 3 डब्बे लेके जाते, उस पर हम गुजारा कर रहे हैं। जड़ी की मजदूरी करता हूँ, हफ्ते में 2 दिहाड़ी, कभी 3 दिहाड़ी लग जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी गाड़ी साफ करता हूँ, इसी पर हमारा गुजारा होता है। हल्का बुनियादी मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि कई हुकूमतें आईं लेकिन उनके मसाइल कोई भी हल नहीं कर सका। आने वाले इंतखाबात में यहाँ के रिहायशी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके मसाइल कौन हल करता है। और अब बात कर लेते हैं कराची सेंट्रल कौमी असम्बली की नशिस्त NA 248 की गुलबर्ग सब डिवीज़न, न्यू कराची सब डिवीज़न और नॉर्थ नाजिमाबाद के अहम इलाकों पर ये हल्का मुश्तमिल है। इस इलाके की अहम बरादरियों में मुहाजिर, सिंधी और मेमन शामिल हैं और इस हल्के के मसाइल पर हमारे नुमाइंदे सुहेल रब ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो देखते हैं। मैं इस वक्त कराची के हल्का NA 248 में मौजूद हूँ। यह हल्का 2018 में NA 254 था। 2018 में PTI के मोहम्मद असलम यहाँ से जो है वो जीते थे। इस हल्के के अवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं। यहाँ पे इस इलाके के क्या क्या मसाइल हैं? पानी का भी मसला है इधर बहुत ज़्यादा, और गैस का भी है। घरों में गैस नहीं आ रही, लोग तंग हो रहे हैं, पानी भी नहीं आ रहा, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। 2018 में जो यहाँ से कामयाब हुए थे, जो मुंतखब नुमाइंदे, क्या वो इलाके में आए, लोगों की मुश्किलात को सॉल्व किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को। इस इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? यहाँ के मसाइल तो कभी हल होते ही नहीं है। जो पार्टी आती है बस खा पी के निकल जाते हैं। हालांकि ये हल्का MQM का है। पिछली बार PTI ने जीता था, लेकिन है हल्का MQM का। PTI ने जीता लेकिन कुछ काम नहीं कराया। अच्छा, तो 2018 के इलेक्शन में किसको वोट दिया था? PTI को दिया था, लेकिन कोई काम ही नहीं किया PTI ने। अब क्या इरादा है 2024 में किसको वोट? किसी को भी नहीं देंगे। यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे कामयाब हुए थे 2018 में, क्या वो इस हल्के में आए, आवाम के पास आए, उन्होंने आवाम के मसाइल हल किए? कोई पुरसान हाल नहीं। ये बताएं कि यहाँ पानी के मसले के अलावा और क्या क्या मसला है? पानी मेन इशू है पानी। तो 2018 में आपने किसको वोट दिया? हम तो माजी में पीपल्स पार्टी को देते आ रहे हैं और देते रहेंगे जब तक जिंदगी है। इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो यहाँ पानी बंद कर दिया पूरे भंगोरिया का इन लोगों ने। ये तो पानी 24 घंटे पानी यहाँ पर आ रहा था। इसी चक्कर के अंदर पूरे ये 2 पार्टियां आपस में ये लड़ ली हैं। वो बोल रही है मैं खुलवाऊंगी, जिसने खुलवाया तो वोट उसी के पास जाएगा। इस वोटों के चक्कर में इन्होंने पूरे भंगोरिया का पानी बंद कर दिया। यहाँ पे क्या क्या मसाइल है? पानी का मसला तो पता है, और क्या क्या मसाइल है? गैस भी नहीं है यहाँ पर, और बहुत सी पानी तो इन्होंने इतना तंग करा हुआ, पानी पे, गैस पे, हर चीज़ पे इन्होंने बहुत परेशान कर दिया है। लाइट पे भी इन्होंने भी परेशान किया, लाइट भी नहीं आ रही है। 2018 में किसको वोट दिया था? मुत्तहिदा को दिया था। अच्छा, और अब जब 2024 का इलेक्शन है 8 फरवरी का, क्या चाह रहे हो, किसको वोट देना चाहिए? मुत्तहिदा को ही देंगे यार। मसाइल तो हल नहीं हुए। मसाइल करेंगे ना, वही होंगे तो मसाइल हल करेंगे ना। अगर वो नहीं है तो आप किसको पकड़े यहाँ पर? इस इलाके के क्या क्या मसाइल? यार यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं। सफाई के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, समझे, गलियों के मसाइल हैं, गलियाँ नहीं बनी हुई। अच्छा, 2018 में किसको वोट दिया था? यार सीधी बात है, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। अच्छा, अब 2024 में किसको वोट देने का इरादा है? मैं PTI को। तो अब तक वोट क्यों नहीं दिया? यार अब तक कोई ऐसा मेरी नज़र में तो आया नहीं है, कोई ऐसा लीडर जिसको दिल करे कि इसको वोट दे। तो अब 2024 में क्यों वोट दोगे? क्योंकि एक ही बंदा है जिसने जो ना ये कहा है कि मैं अपनी आवाम का जो ना सर झुकने नहीं दूंगा, वो है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कौमी असम्बली की नशिस्त NA 138 हवेली लखा के अहम इलाकों में जमाल कोट, निहाल मार पर मुश्तमिल है। इस इलाके की अहम बरादरियों में बटू और महार शामिल हैं। ज़रई इलाका होने के नाते यहाँ पर किसानों को भी बेतहाशा मुश्किलात हैं। इसी बारे में मोहम्मद वकास की रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबा पंजाब के शहर हवेली लखा NA 138 और सूबाई हल्का PP 188 में। 2024 की आइंदा इंतखाबात में यहाँ पर क्या सूरत हाल है और किसका पलड़ा बारी है और शहर हवेली लखा की आवाम किन मसाइल से दोचार है, जानते हैं यहाँ के वोटर से।
जी, ये जो आंदा 2024 के जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके हवेली लखा में जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, बताएं ज़रा। हवेली लखा में 2 दफ़ा हमने इक़्तिदार दिया है PMLN को, दोनों दफ़ा हवेली लखा का कोई काम तरक्याती काम नहीं हुआ। रोड नहीं बनाए गए, पंक्चर लगाए गए हैं, और हॉस्पिटल में चले जाएं दवाइयाँ नहीं है। कोई गरीब आदमी है ना, एक माचिस की डिब्बी नहीं खरीद सकता जो इस वक्त हालात जो हैं। आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और आपके शहर हवेली लखा में किन किन मसाइल से जो है वो आपको सामना करना पड़ रहा है? शेर जिताना अल्लाह के हुक्म ना ले तो। आपने पहले भी वोट दिए हैं, वो जीते हैं, आपके हवेली लखा के मसाइल तो हल हुए नहीं। बड़े हल हुए ने जनाब। ज्यादा देखो सीवरेज जेड़ा ना बहुत अच्छा उन्हें सीवरेज का काम किया, नाल सरकार की गलियां देखो नवे टप टायर लग गई है, बेहतरीन काम हो गया। बस आ साडा एक चौंक ही रह गया जिंदे पानी खलो जाता है। आपके शहर हवेली लखा में मसाइल क्या क्या है उसके हवाले से बताएं। बारिश जब आती है ना, ये रोड सब बंद होते हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता, और जो भी मसाइल है हवेली लखा के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन काम नहीं होता। 10 साल हो गए हमें दलील होते हुए। आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और आपके हवेली लखा शहर में मसाइल क्या क्या हैं? सबसे पहले तो वोट हम PTI को दे रहे हैं, सपोर्ट भी PTI को कर रहे हैं। हवेली लखा में वोट जो हुकूमत नून लीग की रही है, MP मियां मोहम्मद मोइन खान है, कोई काम नहीं हुए, सड़कें तबाह हैं, सुई गैस के मसाइल इस तरह, बिजली भी नहीं आती। अब देखें बाजार में बैठे 1 घंटा बत्ती आती सारी दिहाड़ी में। स्कूलों का काम भी बहुत अजीब जा रहा है, टीचर ही नहीं आ रहा। अस्पताल में चले जाएं तो डॉक्टर ही नहीं होते, अगर डॉक्टर हो तो मेडिसिन ही नहीं मिलती। शहर हवेली लखा के मसाइल कौन कौन से वो जरा बताएं। वैसे तो हवेली लखा में बहुत सारे मसाइल हैं। सेहत आमा की सहूलतें जो है ना अस्पताल में ना काफ़ी हैं, अद्वियात भी बहुत ही कम मिलती है। शाजो नाजरी THQ अस्पताल तो बना दिया गया, बाद किस्म से सियासतदानों ने फ़ायदा देने के बजाय उसको 20 बेड पे मुहित कर दिया। यहाँ पे कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है। किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और शहर हवेली लखा में मसाइल क्या क्या है उस हवाले से बताएं। सर हम हमेशा जो है ना शेर को ही वोट देते हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम शेर के हमेती हैं और इंशाल्लाह शेर एक बार फिर है। तो जो है ना ये इस हवेली लखा के शहर के मसाइल हैं, सीवरेज गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, तो जो है ना जगह जगह पानी खड़ा रहता है। अजी, जैसा कि आपने हल्का के मसाइल शहरियों से जाने और आइंदा इंतखाबात के बाद हल्का की आवाम के मसाइल हल होंगे या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, अवाम के मसाइल हल होते हैं या नहीं, ये तो अब मुंतखब नुमाइंदों पर डिपेंड करता है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, कोशिश करेंगे उससे पहले मजीद इंतखाबी हलकों के हवाले से भी बात कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज।